नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे ग्रीन स्टार चैनल पर और मैं आपका दोस्त आर के फिजिक्स। दोस्तों, क्लास 12th का फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 चला हुआ था जिसका नेम था करंट इलेक्ट्रिसिटी। कुछ वीडियो मैं इसके पहले अपलोड कर जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इंट्रोडक्शन किया था, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, फिर हमने कुछ रिलेशन किया, ड्रिफ्ट लोस्ट निकाला, उसकी रिलेशन की। ठीक है, कुछ वीडियो है, आप वो जाकर देखिए पहले जाकर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, नाम से देखिए, ओम ला। तो देवी और सजनों, ओम ला जो हमारे देवी देवता यानी देवों के देव भोलेनाथ ने ये नियम दिया था। ओहो दोस्तों, ओम ला है जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन, उन्होंने ओम्स लॉ दिया था। तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ होता क्या है, तो सुनो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ ये हमें वैसे ना एक रिलेशन बताएगा आपको वोल्टेज और करंट के बिटवीन। ठीक है दोस्तों, बस आप ये याद रखना, मेन ओम्स लॉ क्या बताता है, वोल्टेज और करंट के बारे में बताता है हमें। ठीक, किसी भी सर्किट के अंदर, जैसे ये सर्किट दे रखा है मैंने। ठीक है दोस्तों, इस सर्किट के अंदर आप इससे भी वाकिफ़ हो, ये हमारी क्या वोल्टेज है, इससे भी वाकिफ़ हो ये करंट है, इससे भी वाकिफ़ हो ये की है, इससे भी वाकिफ़ हो ये है, किसको मापता है, एमीटर करंट को, और ये भी वी वोल्ट मीटर को। इन सब चीज़ से वाकिफ़ हो। लेकिन एक मैंने यहाँ पर ये क्या बना दिया, ऐसे वायर सी बनाई है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ जो है इसको मैंने नाम दिया आर। इस ओम लॉ के थ्रू हम इसी चीज़ को आर को निकाल रहे हैं जिसका नाम होगा रेजिस्टेंस, जो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट टर्म होगी, सॉरी दोस्तों, वो आर ही हमने इस ओम लॉ के थ्रू निकाल ली है। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ क्या आया था, R = V/I, जो 10th क्लास में भी आप अच्छे से पढ़ चुके हो। लेकिन अब आपने याद रखना है, इसका सिंबल रेजिस्टेंस का ये होता है दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर लगाया। इस डायग्राम के अंदर आप देखो, V तो मैंने लगाया इसके पैरेलल, A लगाया सीरीज में। ऐसा क्यों, ज़रा ध्यान से सोचनी है। ये बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं, V को पैरेलल जोड़े, सीरीज जोड़े, एमीटर को पैरेलल जोड़े, सीरीज जोड़े। तो बस एक बात याद रखिए, ये कोई कंडक्टर है और ये कोई हमारा वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर एज ए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाता है, एनर्जी के डिफरेंस को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी 2 पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट हो गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बिटवीन होगा। तो कहाँ पर लगेगा, इन दोनों पॉइंट के बिटवीन लगेगा। तो वही तो मैंने लगाया हुआ है, एम्पियर उसका सीधा आप याद रखो, सीरीज में होता है कि करंट को ही मेजर करना है उसने। क्लियर है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको पता है वोल्ट मीटर, इस कंडक्टर, ये अभी तक हमारा नाम इसका कंडक्टर, अभी मैंने बताया नहीं, वैसे बता दिया है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस ही होगा, बस इसका सिंबल याद रखिए। ठीक है, ये XY इसके टर्मिनल है, इसके हमारे जो कंडक्टर आर, और इसको V को पैरेलल जोड़ा गया है, और ये आपको डायग्राम बनाना है जब ओम्स आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू ओम लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ हमें ये बताता है कि जो I है वो V के क्या होता है, प्रपोर्शन होता है। यानी V इंक्रीज हुआ, I इंक्रीज हुआ, I इंक्रीज हुआ, V इंक्रीज हुआ। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर दोस्तों, इस टाइप से हमें क्या पता लगा कि अकॉर्डिंग टू ओम लॉ किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट I फ्लो कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगा, V के। लेकिन कुछ कंडीशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वो कांस्टेंट कंडीशन क्या, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, स्ट्रेन, ये सारी एक्सेप्टर वगैरह क्या रखनी होगी, वहाँ पर कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, तभी ओम लॉ इन दोनों को प्रूव कर सकता है। ये दोनों कांस्टेंट है, यानी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ओम्स लॉ आपको पता लग गया। अब मुझे बताइए, अब ये प्रोपोर्शनल है कि इसको इक्वल करने के लिए हमें कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेगी, और वो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है यहाँ पर, R। तो देखो दोस्तों, यहाँ से एक रिलेशन आ गया, क्या आ गया, V बाय में I = R। ये दोस्तों किसने बताया, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के थ्रू हमने फार्मूला निकाल लिया, R = V/I, I करंट, V वोल्टेज, और R राम में हर सर राम, नो दोस्तों, R पर रेजिस्टेंस। यानी ओम्स लॉ ने हमें एक नई क्वांटिटी दे दी, उसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस। नई टर्म दी है रेजिस्टेंस, जो कंडक्टर के अंदर होती है दोस्तों, और अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर लगी होती है रेजिस्टेंस, जिसका मैंने अभी आपको सिंबल बताया था। ठीक है दोस्तों, V/I, अगर मैं इसका देखो क्या बनेगा, वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन नहीं, साइंटिस्ट ने यह क्या किया,
कि हम तो चले जाएंगे इस दुनिया से लेकिन हमारा नाम हमेशा याद रखे। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट था वो था ओम, जिसको लिखा जाता है इस टाइप से। कैसा कैसा दिख रहा है? उल्टा लोटा। देखो ये इसको ऐसे लोटे की साइड का नहीं, उल्टा लोटा याद करने के लिए ओम इसका यूनिट हो गया दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? अभी तक हमने क्या किया? अकॉर्डिंग टू ओम लॉ के थ्रू हमने एक फार्मूला निकाला R=V/I। फिर यहाँ से हमने इसका सिंबल भी बता दिया, ठीक है दोस्तों। फिर हमने इसका यूनिट भी कर दिया, जिसको क्या बोलता है ओम। इसका सिंबल ये है उल्टा लोठा, ठीक है। और एक हमने डायग्राम भी किया इसका। अभी तक दोस्तों जो हमने ये पढ़ा, तो हमें एक नई क्वांटिटी का पता लग गया जिसका नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है? रेजिस्टेंस। अब मुझे ये बताओ रेजिस्टेंस क्या बता रही है हमें। तो दोस्तों याद रखना, देखो रेजिस्टेंस ये आई के क्या बता रही है यूनिवर्सल, यानी रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। करंट डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है? उसके यूनिवर्सल परसेंट करंट इंक्रीज तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस एक प्रकार से हमें बताती है अपोजिट ऑफ करंट, ओपोजिशन ऑफ करंट, कि किसी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस हमें ये बताती है किसी कंडक्टर, यानी सिंपल आप याद रखो अपोज करती है हमेशा करंट का। क्या करती है? अपोज करती है। लेकिन अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले तो आपने कहना है ये मेजर करती है ऑपोजिशन ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। तो आप क्या कहोगे? मेजर द ऑपोजिशन ऑफ करंट। बस आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। अगर कोई पूछ ले, सिंपल पूछ ले, आपने अंदर भी अपोज करती है करंट का, ये फार्मूले से पता भी लग रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले इसका मीनिंग क्या होता है, आपने कहना मेजर करती है ऑपोजिशन ऑफ करंट का भी कितना, मेजर करती है ऑपोजिशन ऑफ करंट, उस चीज़ को मेजर कर रही है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन आ गया कि ये किस पे डिपेंड करती है? V पर और I पर। हाँ इस पे करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। याद रखो कैपेसिटेंस के अंदर किया था हमने, कैपेसिटेंस के अंदर किया था C=Q/V। फर्स्ट यूनिट के अंदर C=Q/V। कैपेसिटेंस क्या के ऊपर डिपेंड करती है? क्या V पे डिपेंड करती है? नो, डिमेंशन पे डिपेंड करती है। ऐसे मैंने कहा था आगे रेजिस्टेंस आएगा जो अपने 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि वो V पे डिपेंड करेगी? नो। I पे डिपेंड करेगी? नो। आगे हम एक थर्ड आगे हमारे यूनिट के अंदर पढ़ेंगे इंडक्टेंस, वो भी ऐसे चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती, जिसका फार्मूला आएगा। यानी LCR रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, कंडक्टेंस पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में फ्यूचर में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? L इंडक्टेंस। ये आपका पूरी फिजिक्स के अंदर पीछा नहीं छोड़ेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो आपको याद रखना है ये तीनों चीज़ें जो फार्मूले के अंदर उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। करती किस पे? जैसे कैपेसिटेंस का डिमेंशन पे डिपेंड करती थी, ऐसे ही डिमेंशन पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस जो डिपेंड करती है, फर्स्ट डिपेंड करती है, अगर आपसे पूछ ले किस किस पर डिपेंड करती है, तो आपने बताना है दोस्तों ये फर्स्ट डिपेंड करती है हमारी लेंथ पर। कोई भी कंडक्टर उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, उसकी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ बड़ी, रेजिस्टेंस बड़ी। और दूसरा डिपेंड करती है एरिया पर, उसकी क्या होती है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आपको क्लियर हो रहा है? डिमेंशन के ऊपर डिपेंड करती है। थर्ड डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। फोर्थ डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर, किस टाइप का मटेरियल, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर, किस टाइप का मटेरियल है। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया डायमेंशन पर, लेंथ पर, एरिया पर। लेंथ के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको ये डायरेक्टली इनवर्सली सब पता है। और थर्ड पड़ती है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड भी करती है। और लास्ट है जो नेचर ऑफ मटीरियल के ऊपर। अगर आपसे चार पूछ ले, फर्स्ट लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेकेंड क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, और थर्ड टेम्परेचर, और फोर्थ हमारा नेचर ऑफ मटीरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों अब यहाँ से मुझे बताओ इन दोनों को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? R/L/A लिखा जा सकता है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो मुझे ये बताइए दोस्तों R/L/A इन दोनों को इन्वर्सली या जो डायरेक्टली है सिंबल है, इनको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। और कांस्टेंट टर्म मैंने लिख दी रो। रोना नहीं है, डरो मत, रो अरे रोना नहीं है। R= ये रो कांस्टेंट टर्म है जो इनको इक्वल करके दिखा रहे हैं हम। R= रो इंटू L/, यानी इस टर्म को इक्वल करने के लिए कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया, वो हमारा क्या है? रो। R रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया कंडक्टर का। अब ये रो क्या आ गया? रो कांस्टेंट है, और इसी का नाम है रेजिस्टिविटी।
क्या नाम है, रजिस्टिविटी। और यहाँ से अगर मैं फार्मूला निकालना चाहूँ रजिस्टिविटी का, वो क्या हो गया, रो इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। सर जी एक आर तो था ही था, अब आप रजिस्टिविटी के भाई बंधु है, भाई के साथ भाई का साथ तो होएगा, ठीक है। ये दोनों भाई हैं, आर और रो क्या है, दोनों भाई हैं। अब कैसे, रेजिस्टेंस आपको क्या बताती है, मेजर द ऑपोजिशन ऑफ चार्ज, करंट, उस चीज़ को मेजर करती है। और जो हमारी रजिस्टिविटी है, जो हमारी रजिस्टिविटी है, ठीक है दोस्तों, एक मिनट, अब क्या कहाँ पहुँच गए हम, ठीक है दोस्तों। रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस क्या करती है, मेजर द ऑपोजिशन ऑफ करंट, उस चीज़ को मेजर कर रही है, भाई अपोज कर रही है करंट का। लेकिन जो हमारी रजिस्टिविटी है दोस्तों, वो क्या करते हैं, मेजर ऑफ द रजिस्टिंग पावर, मेजर ऑफ द रजिस्टिंग पावर ऑफ स्पेसिफाई मटेरियल, भाई किसी मटेरियल के अंदर, ठीक है दोस्तों, उसकी रजिस्टिंग पावर को बताती है, भाई कितना अपोज करना चाहिए उसको, वो रजिस्टिविटी हमें बताती है। क्लियर है दोस्तों। तो इसको रो से नोट किया। अगर मैं इसका यूनिट पूछूं आर का, उल्टा लोटा ओम मीटर स्क्वायर, और यहाँ से क्या गया मीटर, मीटर से मीटर मर गया एक, और बच गया ओम मीटर, ये इसका रो का यूनिट हो गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे अगर मैं कहूँ, अगर मैं किसी, जो हमारा मटेरियल है कोई भी जो हम ले रहे हैं, जिसके अंदर रजिस्टर और रजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैं वहाँ पर एरिया को 1 मान लूँ, जो भी मीटर स्क्वायर है, और लेंथ को भी 1 मीटर वगैरह मान लूँ, तो हमारा यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आर इक्वल टू आर आ रहा है क्या नहीं आ रहा, रो इक्वल टू आर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक प्रकार से रजिस्टर और रजिस्टर एक इक्वल हो गए, एक ही बात है, ये दोनों भाई हैं, जुड़वा भाई हैं। तो यहाँ तक आपको दोस्तों क्लियर हुआ होगा। और अगर आपसे पूछ ले रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, वो मैंने बता दिया। अगर रजिस्टिविटी पूछ ले तो आप क्या कहोगे, क्या डायमेंशन पे डिपेंड करती है, नो 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 नो, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल पर। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। तो हमने क्या किया, ओम्स लॉ बताया। ओम्स लॉ ने हमें क्या बताया कि जो करंट है वो V के क्या होएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, यानी V प्रोपोर्शनल I भी लिख सकते हैं, लेकिन कब एक कांस्टेंट टर्म रखनी पड़ेगी, यानी कंडीशन रखनी पड़ेगी, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसके थ्रू हमने V को इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट टर्म से R से मल्टीप्लाई किया, और वही R क्या थी हमारी रेजिस्टेंस को सिंबल किया, ये अपना यूनिट किया। और एक प्रकार से अपोजिशन ऑफ करंट, यानी रेजिस्टेंस क्या करती है, अपोज करती है करंट का, अपोज करती है। तो उसके थ्रू हमने डिपेंडेंस बताया किस पे, लेंथ पे, एरिया पर, टेम्परेचर पर, मटेरियल पर। और आगे हमने रजिस्टिविटी निकाल दी यहाँ पर। और रजिस्टिविटी क्या बताती है भाई, उसकी रजिस्टिंग पावर बताती है किसी भी मटेरियल की। ठीक है, तो वहाँ से आगे हमने बता दिया R इक्वल टू रो, एक प्रकार से इक्वल है वो 1 लेकर उसकी वैल्यू मीटर और मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और अगर आपसे कोई, देखो ये एक दूसरे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ग्राफ कैसा बनना चाहिए दोस्तों, V ले लो और ये I डायरेक्शन में। अगर मैं इसका एक पॉइंट पर कुछ भी करंट लिया तो उसी पॉइंट पर उसकी इतनी वोल्टेज, कुछ ना कुछ वोल्टेज इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो देखा जाए तो क्या हो रहा है दोस्तों, एक स्ट्रेट लाइन आती है। किस टाइप की आएगी, एक स्ट्रेट लाइन, यानी ये क्या बता रहा है, V प्रोपोर्शनल I। यानी ओम्स लॉ के अंदर आपने ये याद रखना है, V अपॉन I ऑलवेज कांस्टेंट रहेंगे। कोई भी अप्लायंसेस है वो ओम लॉ को बेकअप करेगी जब उसके अंदर V और I कांस्टेंट है, यानी सेम चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ओम्स लॉ। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे वोल्टेज, करंट, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी लिमिटेशंस। ठीक है, तो इसके अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे मेरा स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर मैसेज कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।